अब अचानक हमारे साथ हुआ क्या? ये जब दूसरी बार सत्ता में आया ना, तो दूसरी बार सत्ता में आया तो ऐसा लग रहा है कि इसको जो गोली लगनी थी वो बच गई थी, इसके लगी नहीं थी। तो इसका एकदम इसको लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अब अमेरिका के लिए ईश्वर के अवतार में आया हूं, क्योंकि मैं मौत के मुंह से बच के आया हूं। उस दिन के बाद से इसने दुनिया में जो तांडव मचाना शुरू किया है, दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो ट्रंप को ना जानता हो, नंबर एक, और ट्रंप की वजह से तनाव में ना रहता हो, क्योंकि ये कुछ भी करने की स्थिति में रहता है। हां, इससे खुश वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप क्या सोचता है, पाकिस्तानियों को कोई खाक फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप ये होता क्या है, ये ट्रेड टैरिफ बैरियर होता क्या, अच्छा ट्रेड करते भी हैं क्या, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेशियों को फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है, खैरात में पलने वाले देश हैं। लेकिन जिसके पास थोड़ी बहुत कुव्वत है, जिन देशों के पास अपनी इकोनॉमी है, उसको इसने मतलब पूरी तरह से छेड़ करके रख दिया है। ठीक है साहब, हमारे साथ इसने शुरुआत करी सबसे पहले, और यह बात इसीलिए भारत के लिए अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत सरकार को अब कम से कम स्टैंड लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा, उसके पीछे तार्किकता को हम प्रामाणिकता के साथ लेकर चल रहे हैं। महाशय जैसे ही आते हैं, सबसे पहले इलीगल इंडियंस को हथकड़ी लगाकर भारत भेजते हैं। यह केवल और केवल इसका मीडिया स्टंट था, दुनिया के सामने अटेंशन प्राप्त करना कि मैं किसी का सगा नहीं हूं। जिनको मैं मित्र कहता था, प्रधानमंत्री को मित्र कह कह करके, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जो भी साख थी ना, सोशल मीडिया पर जो इमेज थी, उस इमेज को जितना इस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया होगा। मतलब इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की जितनी भी सोशल मीडिया पर फुटेज थी, जैसे मतलब शुरुआत में क्या हुआ था, अगर आपने इलेक्शन कैंपेन्स देखे हो पिछले वाले, जब 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उस समय कांग्रेस ने भी कुछ इस तरह से प्रचार करने का शुरुआत किया था कि प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं हम, प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं हम, इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री से हम नहीं डरते। अच्छा, वास्तविकता भी है, प्रधानमंत्री से डरना नहीं होता है। प्रधानमंत्री आप सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता के द्वारा इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बिल्ट किया गया था कि प्रधानमंत्री से नहीं डरते। अब वो जो डर वाली इमेज है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा एक रूड चेहरे में दिखाया गया है, तो ट्रंप ने असल मायने में प्रधानमंत्री के उसी इमेज को हैम्पर करने के लिए ये सारे टैक्टिक्स अपनाए। उसके पास ये तरीका था कि कैसे इंडिया का पूरा अटेंशन खुद पर शिफ्ट करना है। प्रधानमंत्री अगर 145 करोड़ की आबादी के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे एक 30-35 करोड़ की आबादी का राष्ट्रपति उनकी इमेज के ऊपर भी खुद को आगे लेकर चला जाए। बोले मुझे यह खेल खेलना है। तो सबसे पहले भारत के साथ मित्रता का नाम दिखाकर भारतीयों को हैंडकफ्स के साथ भारत भेजा गया। इससे समस्त भारतीय उद्विग्न हुए, और भारत कहां रह गया कि हम तो साहब रिश्ता निभाने वाले देश हैं, हम वो देश हैं जिसने एक बार मित्रता निभा ली, लास्ट तक निभाते हैं। हम कुछ बोले नहीं, हमने कहा ट्रंप कर रहे हैं, उनको अपने देश के लिए कुछ करना है, सही कर रहे होंगे, हमने उनके इस फैसले का वेलकम किया। हमने जो हमारे देश के अंदर भारतीय आए जो कि वास्तविकता में गलत तरीके से गए थे, हमने अपने आप को कानूनी तरीके से समझाया कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ये अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो हम इनको आने देते हैं। प्रधानमंत्री तब भी विचार करते रह गए, कोई बयान नहीं आया। लेकिन जिस तरह की ये हरकतें कर रहा था, प्रधानमंत्री मिलने खुद पहुंचते हैं कि हाँ भाई साहब, आप राष्ट्रपति बन गए हो, मैं आता हूं मिलने के लिए। हो सकता है कि आपके मन में यह रहा हो कि मैं आपके चुनाव प्रचार में नहीं आ पाया, क्योंकि इस वजह से हमारे देश की पॉलिटिक्स भी प्रभावित होती है, इस बार हम आपके चुनाव में नहीं आ पाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, इस महानुभाव को पता है कि वो मिलने आ रहे हैं, इसको यह पता है कि इंडियंस इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि गेट तक लेने आए कि नहीं आए। मतलब छोटू मोटू टाइप के लोग जो आ रहे हैं, मतलब यूक्रेन का राष्ट्रपति आ रहा है, उसको तो तुम गेट तक लेने आ रहे हो, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तुम गेट पर दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसको ना इंडिया का पूरा सोशल मीडिया नैरेटिव पकड़ में आ गया है कि इंडिया के लोग कहां कहां, क्योंकि उसको पता है ना, इन लोगों का आत्मसम्मान बिल्कुल हाथ में लिए घूमते हैं, ये हल्का सा हिलाओ तो गिर जाता है। तो ऐसे में ये लोगों को छेड़ना जानता है। अब तो ऐसे में इंडियंस को, अच्छा देखा तुम्हारा प्रधानमंत्री को मैं गेट पर लेने नहीं आया, तो इंडियंस को उस समय बड़ा टीज किया। और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही हमको टैरिफ किंग की उपाधि दे दी कि इंडिया जो कि सबसे बड़ा टैरिफ लगाता है, और मैं उस देश के साथ टैरिफ के ऊपर इस तरह की वार्ता रखना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। मतलब प्रधानमंत्री जिस इमेज को बनाने के लिए जा रहे थे, भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री जा क्यों रहा था, क्योंकि वो यहां बताना चाहते थे कि देखो भाई, मेरा मित्र राष्ट्रपति बना है। भाई हो सकता है उसके अंदर थोड़ी इतनी शिष्टाचार हो कि वो कम से कम इस बात का ख्याल रखे। इन भाई साहब ने उठा करके टैरिफ बम डाल दिया। मतलब हमारी न्यूज में प्रधानमंत्री की फिर से जो सोशल मीडिया पर पहचान बननी थी वो नहीं बनने दी। साथ ही साथ इस व्यक्ति ने एक और धमकी भरा पत्र दुनिया में जारी कर दिया, और वो ये था कि जो देश ये सोचते हैं कि वो डॉलर के खिलाफ डी डॉलराइजेशन कर देंगे, उन पर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि अगर आप ये सोचते हो, क्योंकि असल में क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका,
इनके बीच में एक चर्चा चल रही थी, ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये, इनका मानना था कि हम लोग डॉलर को हटाते हैं और उसकी जगह अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करते हैं, ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म होगी और हम लोग दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन जैसे इनको ये बात पता चली, इन्होंने कहा 100% टैरिफ लगा दूंगा। मेरा मानना यह है कि अब 100% टैरिफ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको इसने 100% टैरिफ का डर तो दे ही दिया था। चाइना तो 145 का बुखार झेल कर आया है और पता भी चल गया। अब राइट टाइम है, क्योंकि ये खुद भी डर चुका है, अब ये टैरिफ खेलेगा नहीं। ऐसे में अब आवश्यकता है कि ब्रिक्स नेशन इकट्ठे हों और डी डॉलराइजेशन पर प्रयास करना। ये स्पष्ट संदेश था भारत के लिए। भारत ने फिर अपनी तरफ से फिर यार अरे अरे अपना मित्र है, मित्र खफा है, कोई बात नहीं, चलो हम मित्रता निभाते हैं। और भाई साहब, हम मित्रता निभाने के नाम पर बोल दिए कि नहीं नहीं, हमारा कोई भी डी डॉलराइजेशन का प्लान नहीं है। इंडिया हैज नेवर बीन फॉर डी डॉलराइजेशन। हम कभी भी डी डॉलराइजेशन के प्लान में नहीं थे। इंडिया फिर से यहां से कट लिया कि हम सर डी डॉलराइजेशन के प्लान में नहीं थे। प्रधानमंत्री जी यहां पहुंचते हैं, लेकिन इसको तो पता नहीं क्या था कि इसे कुल मिलाकर भारत की मीडिया में छाए रहना था, इसका पूरा उद्देश्य सेट था। तो ऐसे में ये भाई साहब मतलब भारत के प्रधानमंत्री से मिलने से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बयान दे देता है कि मैं भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाऊंगा। मतलब भारत के प्रधानमंत्री वहीं खड़े हुए हैं, वहीं पर उनके सामने बोल देता है कि देखो इंडिया जो है वो हमारे साथ में बहुत हाई टैरिफ लगाता है। मतलब अक्सर ये होता है कि जब आप किसी देश के साथ होते हो तो ये कम से कम ख्याल रख रहे होते हो कि इस समय शिष्टाचार में रहेंगे, बाकी बातें बैकडोर में चलती रहेंगी, फिर नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएंगी। इसको तो पूरी तरह मीडिया अटेंशन ग्रैब करना, और ग्रैब करते करते इसने जो बयान दिए, और थोड़े दिन बाद तो ये पूरी की पूरी लिस्ट निकाल लाया। इंडिया को नाम दे दिया कि वेरी वेरी हाई टैरिफ, इंडिया इज ए टैरिफ किंग, और भारत को टैरिफ किंग नाम से नॉमिनेट कर दिया। जबकि जब इसकी टैरिफ की लिस्ट आई उसमें हम काफी नीचे थे, लेकिन इंडिया को इसने टैरिफ किंग नाम दे दिया। बाद में जब सब कुछ बीच का सेटलमेंट चलने लगा, तब इसने कहा 26% टैरिफ लगाऊंगा फिलहाल तो मैं इंडिया के ऊपर, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। कुल मिलाकर के इंडिया को चाहे फिर वो भारतीयों को वापस भेजना हो, या रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए धमकाना हो, या फिर डीडॉलराइजेशन के नाम पर भारत को ट्रीट करना हो, और ज्यादा नहीं तो भारत के समेत दुनिया के सभी देशों को एक जैसा ट्रीट कर देना हो, लेकिन चाइना के सामने खुद झुक जाना हो। क्योंकि चाइना को इसने पहले अपने ईगो पॉइंट पर लिया। चाइना को कहा कि तुम पर बेटा 145% टैरिफ लगाएंगे, और भारत से कहा कि तुमको अगर टैरिफ नहीं चाहिए तो टेस्ला को इंडिया में बिना व्यवधान के आने दो। और भारत सरकार बड़े ही आसान तरीके से टेस्ला के लिए रास्ता बनाने लग गई। बजट में घोषणा होने लग गई कि हाँ हाँ आने दीजिए, ईवी व्हीकल्स के ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इनने कहा कि हम अपना स्पेस सैटेलाइट लेकर के आएंगे, वो सैटेलाइट का जो इनका स्टारलिंक चलता है, हाँ हाँ लाने दीजिए, हम अपनी तरफ से अंबानी को बोल देंगे, मित्तल को बोल देंगे, वो पुलक पावने बिठाकर खड़े रहेंगे। अंबानी को तो आज ढोक देने बुलवा ही लिए थे ये वहां पर कि आओ बेटा थोड़ा दर्शन पाके जाओ हमारे, तो अंबानी पहुंच भी गए। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति ने भारत का जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना मिक्सचर ग्राइंडर वाला हाल किया है। इससे हम देशवासी बुरी तरह से स्तब्ध हैं। मतलब असल में बुरा यह लग रहा है कि भारत को ना नहीं चाहिए व्यापार। मतलब अगर हम इसके साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिव रास्ते बहुत सारे हैं, हम सरवाइव कर जाएंगे। हमने दुनिया से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रखी है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। एटमैक्स तुम यार सैंक्शन ही तो लगाओ, अगर कितने बड़े सैंक्शन लगा लोगे। तुम 1998 से ऊपर के सैंक्शन नहीं लगा सकते जब हमने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। लेकिन हाँ ये तय है कि तुम अगर सैंक्शन कर गए हमारे ऊपर तो बेटा डॉलर को उखाड़ फेंकने में हम ही झंडा उठाएंगे, ईरान को व्यापार में वापस से चढ़ाने में हम झंडा उठाएंगे, रशिया को फिर से उठाने में झंडा हम चढ़ाएंगे, और एशिया में तो बेटा तुम्हारा एशिया पैसिफिक में जीना हराम कर देंगे। हमको अब रिबेलियन चाइल्ड बनना पड़ेगा, हमें रिबेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे हर चीज का फायदा उठाता चला गया। पता नहीं, इसको देख करके कई बार ऐसा लगता है ना जैसे कोई फिल्मों में देखते हैं कि साहब नेताजी को ब्लैकमेल करना हो तो ब्लैकमेल करने के लिए उनका कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो। ये इस तरह की हरकत भारत के साथ किए जा रहा है। मतलब टेस्ला के केस में कि टेस्ला के लिए हम कह रहे हैं हाँ 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 प्लीज प्लीज आइए, फिर हम कह रहे हैं स्टारलिंक, अरे आइए ना अंबानी अंडानी, अरे तुम सुनो बेटा, तुम अंबानी तुम भी जाओ बेटा, और ये एयरटेल वाले तुम भी जाओ, चलो तुम कहो, दोनों जाकर कहो, पहले तुम दोनों दुश्मन थे अब हैंडशेक करो, हैंडशेक करके कहो कि तुम्हारा इंटरनेट हम स्वीकार करेंगे। इस तरह की जो ये लोग हरकत करवा दी है ना इंडिया का जो वास्तविकता में जो लोकल सिटीजन है, जो हम समस्त भारतीय जिनके अंदर राष्ट्र भाव है, उन सबको एक बात की निराशा है कि हमारा देश इतनी स्ट्रांग तरीके से उठते हुए आ रहा था, किसी के सामने हमने अपने आप को इतना क्यों सरेंडर कर दिया? हमें नहीं करना था। और हम अगेन आप सबके माध्यम से भी, और निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में जब सेशन पूरा हो जाए अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि क्या हम सब लोग इस बात के लिए वाकई में खुश हैं जो भारत के साथ ये हो रहा है, या हम ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं?
अरे 2 साल और तरक्की रुक जाएगी। अरे हम मान लिए 2047 में नहीं बन पाएंगे विकसित राष्ट्र, 57 में बन जाएंगे, लेकिन कम से कम खुददार बन के तो बनेंगे। खुददारी और कुछ नहीं तो अफगानिस्तान से ही सीख लो यार, जिन्होंने तुमको 20 साल तक लटक के रखा और तुम्हें घर से बाहर निकाला धकेड़े दे करके, और आज बैठ करके फिर से तालिबान शासन में आ गया। कम से कम उन्हीं से सीख लो। हमको तो अब मैसेज भी अफगानिस्तान जैसे देशों से लेने पड़ रहे हैं कि खुददारी हो तो ऐसी। 20 साल तक बेचारे संघर्ष करते रहे। बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम सीरिया जैसे राष्ट्रपति को आतंकी से राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हो, तो हमें भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को फुल इज्जत देनी चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हुई आज। क्या हुआ कि मैंने आज दोपहर का जो अपनी पाठशाला का सेशन था ना, सीरिया के ऊपर मैंने जानकारी दी थी। अब सुनना उस सेशन को एक बार ध्यान करके, है ना। उसमें हमने ये वाली बात बोली थी कि इंडिया को चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ में अब बात कर ही ली जाए कि तुमको हम मान्यता देते हैं। और शाम को सुनने में आ रहा है कि जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान से बातचीत की है। भाई, विदेश मंत्रालय में कोई अगर हमें सुन रहा हो तो यार थोड़ा सा मतलब क्रेडिट वेडिट भी दिया करो, हम तुम्हें सलाह अच्छी देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसी चीज में फिलहाल बात जो भारत के लिए बन रही है ना, वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। तो कुल मिलाकर के इंडिया चाइना का जो ट्रेड डील चल रहा है, वो सॉरी यूएस चाइना का जो ट्रेड डील सेट हुआ, उससे फिर भारत को सोचने में विवश होना पड़ा कि हम खुश इसलिए थे कि कुछ भी हो, ये चाइना के ऊपर जो इसने 245% तक टैरिफ ले जाने की बातें कही हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें फायदा हो जाएगा। हमें फायदा हो जाएगा। कुछ दिन ही हम ये सोच पाए, ये महाशय उसके सामने फैल गए, तो फिर हम चिंतित हो गए कि यार हमारे देश के साथ क्या होगा। अभी तो हम ये सोच रहे थे कि हमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, हमें कुछ भी थोड़ा एडवांटेज इस तरह का मिलेगा कि चाइना से जो काम चाइना अमेरिका के लिए करता था, अगर वो टैरिफ में डूब जाएगा तो कंपनियां निकलकर इंडिया आएंगी। हमारा वो स्वार्थ भी पिट गया। हम सोचते थे कि आईफोन पूरी तरह इंडिया में बनेगा, अब तो फिर से वो चाइना में बन जाएगा क्योंकि टैरिफ कम हो गया। और इंडिया में बनता तो ये महाशय तो खुद कह के ले जा रहे हैं कि तुम अमेरिका चलो। कुल मिलाकर के अमेरिका के साथ अब हमें यह समझ में आ गया कि कुछ फायदे नहीं होने वाले। हां, नुकसान जो हो